हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। आज डिस्कस करने वाले जून 2015 सेकंड क्वेश्चन पेपर। पहले 2 to 3 पेपर्स होते थे, बट अब तो वन पेपर में ही सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं। 50 फर्स्ट पेपर से होते हैं और 100 अपने क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उनमें 10 यूनिट्स को क्लियर करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मुझे अरेंज नहीं हो पाया था क्वेश्चन पेपर, सो मैं बुक पीडीएफ क्रिएट करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जैव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नीड है आपको सिलेबस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे से सिलेबस को देखिए, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद आप एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। इवन काफ़ी हेल्पफुल है आपका क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आप एज्यूम कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम आउट होते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2022 से लेकर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस पेपर आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है आपको तो जे आर एफ प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट है जे आर एफ नेम से, जे आर एफ विजुअल आर्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। कास्ट छपाई जिसे बोलते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, पहली बार देखी गई थी चाइना में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहली बार कहाँ देखी गई? चाइना में। 1956 के टाइम ड्यूरेशन क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा था? क्योंकि भारत में समकालीन छापा चित्र प्रचलित हुआ। एज ए टेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोनों। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, जेआरएफ के एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत में यांत्रिक छापा की शुरुआत किसने की थी? राजा रवि वर्मा। ये वाला भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कब किए थे? 1894 में। कौन सी पहली प्रिंटिंग थी ओलियोग्राफी में? कौन सी यांत्रिक प्रिंटिंग में क्या नाम था उस प्रिंटिंग का? ओलियोग्राफी। ओलियोग्राफी नेम था। और जर्मन से आया तकनीशियनों के थ्रू यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। मुंबई के घाटकोपर में राजा रवि वर्मा ने किया, ठीक है। और पहला प्रिंटिंग कौन सा था? बर्थ ऑफ शाकुंतला। शाकुंतला का जन्म, पहला प्रिंटिंग है 1894 का। जेपीजी क्या है? जेपीजी पीएनजी एक फाइल फॉर्मेट है। यूज भी करते होंगे कंप्यूटर में, जेपीजी में सेव कर लीजिए, पीएनजी में सेव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ भी ग्राफिक्स लाइक एमएफए में कोरल ड्रॉ फोटोशॉप के रिगार्डिंग, एमएफए क्या बीएफए में भी तो बताया जाता है, बीएफए एमएफए दोनों में। स्पेशली पहले तो अप्लाइड आर्ट वालों के लिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लाइक पेंटिंग के स्टूडेंट्स को भी ग्रेजुएशन में भी फाइनल ईयर में कोरल ड्रॉ फोटोशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और मास्टर्स में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ से तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइल शीट। फाइल शीट का उपयोग किया जाता है स्टाम्पिंग के लिए। पुस्तक निर्माण में त्रुटि पत्र का उपयोग किया जाता है। मुद्रण में त्रुटि ठीक करना। कमर्शियल शब्द टीवी विज्ञापन के लिए, टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है कमर्शियल वर्ड। ओलंपिया है। ओलंपिया एडवर्ड माने की एक फेमस पेंटिंग है। ओलंपिया पे ही बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी 1863 के टाइम ड्यूरेशन में, जब इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उससे पहले रिफ्यूजे एक सेकेंड एक एग्जीबिशन कला प्रदर्शनी हुई थी ना फ्रांस में, रिफ्यूजे के नेम से, तो वहाँ पर इनकी पेंटिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, एडवर्ड मैनेट की पेंटिंग। अबुल हसन की कृति है फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में, ठीक है। याद रखना है अबुल हसन की जो कृति है फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री, वो कहाँ पर एग्जिबिट है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में।
अमूर्त अभिव्यंजना दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो मूलतः अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद है। अमेरिका में फ्लोरिश हुआ था 1940 टू 1950 के टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वो हैं जैक्सन पोलाक हो गए, इवन वो हार्वर्ड रोशनबर्ग जो थे वो 1952 में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म का नामकरण किए थे। और जैक्सन पोलाक का जब नाम आ जाता है तो ड्रिप आर्ट बहुत फेमस है इनसे रिलेटेड। ड्रिप आर्ट जिसे बूंद बूंद टपका कर छिड़क कर पेंटिंग करना, दैट इज कॉल्ड ड्रिप आर्ट। चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया। फोटो रियलिज्म का स्टार्टिंग विकास भट्टाचार्य के द्वारा किया गया था। विकास भट्टाचार्य कब आता है तो सरेलिज्म से इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने पेंटिंग बनाई है डॉल सीरीज, काफ़ी पेंटिंग बनाई लेकिन इनकी डॉल सीरीज बहुत फेमस है। ठीक, डॉल सीरीज को नहीं भूलिएगा, काफ़ी फेमस है, किसकी, विकास भट्टाचार्य की। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षण आकृतियां जानी जाती हैं द्वारपाल के रूप में। ठीक है, भारतीय मूर्तिकला की बात हो रही है और आकृतियां, और ये आपको देखने को मिलेगा पल्लव डायनेस्टी में, पल्लव काल में। द्वारपाल, द्वारपाल बेसिकली होता क्या है, लाइक ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे दो सैनिकों को खड़ा कर दिया जाए, या फिर ऐसा आपने देखा भी होगा पिक्चर, लाइक कभी भी एंट्रेंस गेट में एंटर कर रहे होंगे तो दो लोग साइड साइड में खड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड द्वारपाल, उन्हीं को कहा जाता है। मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द घोतक है। रिवाक, रिवाक जो है वो कैलोनेट को कहते हैं। कैलोनेट रिवाक जो है कहाँ पर है, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में। प्राणनाथ मागो का जो कलाकार थे किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र। प्राणनाथ मागो की जितनी भी पेंटिंग्स मिले सारे अच्छे से देखिए, एग्जाम में पूछा गया है। एक तो ये वाली पेंटिंग थी कैचिंग फिश, कैचिंग फिश पूछी गई है। एक पूछा गया है जलियांवाला बाग, 2018 में पूछा गया था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। ये दोनों किसकी पेंटिंग है, प्राणनाथ मागो की। दिल्ली शिल्पी चक्र से बिलोंग करते हैं, ये भी पाकिस्तान से आए हुए कलाकार हैं। युक्यो ये प्रसिद्ध कला शैली जापान की थी। सांची भरहुत, सांची महा सांची महास्तूप के स्मृति अवशेष के लिए युद्ध वॉर ऑफ रिलीफ की प्रतिमा उकेरी गई थी उत्तरी द्वार पर। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस क्या है, एक भालाधारी जिसे बोलते हैं डिस्कस थ्रो। रामकिंकर बैज की मूर्तिकला प्रभावित है सांथाल आदिवासियों से। ठीक है, सांथाल फैमिली इनकी मूर्ति है ना, तो सांथाल आदिवासियों से इन्फ्लुएंस थे। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर उकेरी गई थी महाबलीपुरम में। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है गंगा अवतरण वाला। सेरिग्राफी प्रक्रिया में उपयोग की सही क्रम, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले फ्रेम रेडी करते हैं, एक्सपोजिंग टेबल, देन प्रिंटिंग टेबल, उसके बाद स्क्वीजी करते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरह का फ्रेम होता है जिसे चौखटा के नाम से जाना जाता है। फिर उस फ्रेम को एक्सपोज करते हैं, जैसे हमने ए लिख दिया। अब एक्सपोज किससे करेंगे, सुपर कोट और डाइक्रोमेट से। ठीक है, सुपर कोट और डाइक्रोमेट से एक्सपोज करते हैं, सनलाइट अंधेरे में लगाते हैं और सनलाइट के इफेक्ट में वो एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग टेबल रेडी करते हैं। ये हो गया प्रिंटिंग टेबल, इसके ऊपर ये रख दिए, क्या रखें, फ्रेम रखें, फ्रेम रखें, ये एक्सपोज हो चुका है। फिर अब इसके ऊपर एक पेपर रखेंगे। फ्रेम को पहले खोल देते हैं, ये खुला हुआ फ्रेम है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो एक बात बताइए, जब ऐसे ही लिखा है, जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो ये इस तरह का शेप हो जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, बंद करेंगे। चलिए हम बंद कर देते हैं, एक सेकंड। अब देखिए एज्यूम कीजिए ये बंद हो गया, यहाँ पे जी क्लिप लग गया। जी क्लिप क्या होता है, उससे ये
अच्छे से ओपन होगा और बंद होगा एक फोल्डर के फॉर्म में। फिर ये बंद हो गया, बंद होने के बाद ये स्क्विजी, स्क्विजी का इस तरह से कुछ स्क्विजी का शेप होता है, इसके ऊपर ऐसे स्क्वीज करते हैं तो जो इंक होता है वो पेपर पर पेस्ट हो जाता है, उसके बाद ओपन करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, बस यही प्रोसेस है। और 1904 में विल बिप्त के थ्रू पहली बार स्टार्ट हुआ है विल बिप्त। एचिंग प्रिंटकर्ताओं का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, रेम्ब्रांड ब्रू का आर्टिस्ट हैं, गोया बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से, जेम्स एंसर और एडवर्ड हॉपर। विडपन मार्केटिंग का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और वैश्विक। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, कोलकाता ग्रुप, प्रगतिशील कला ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र और ग्रुप 1890। कोलकाता ग्रुप का एग्जैक्ट टाइम है 1943 टू 53। प्रगतिशील कला ग्रुप, इसका टाइम है 1947, कहीं पर 48 देखने को मिल जाएगा। दिल्ली शिल्पी चक्र 1949। ग्रुप 1890 का टाइम है 1963। और यहाँ इसकी बस फर्स्ट एंड लास्ट एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन हुई थी। कलाकारों के पदों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एजियन आर्ट, गॉथिक आर्ट, कॉन्क्रीट आर्ट और इनफॉर्मल आर्ट। स्मारकों का उनके दक्षिण से उत्तर की तरफ से भौगोलिक अवस्थित करना था। सबसे पहले मीनाक्षी अम्बा मंदिर मदुरै में है, अमरावती गुंटूर ये एमपी में आ गया, फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर है, फिर जरबांगला मंदिर विष्णुपुर में। कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, वेलास्के, एडवर्ड माने, जैक्सन पोलाक और जॉर्ज सोरेट। देखिए वेलास्के वेलाकुआ जिनको कहते हैं, ये तो इधर यहाँ पर हो गए जर्मन में। उसके बाद आ जाते हैं एडवर्ड माने, मोने मोने इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट, जैक्सन पोलाक एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्टिस्ट और जॉर्ज सोरेट। जॉर्ज सोरेट बिलोंग करते हैं पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट से। एक कंफ्यूजन है, जैक्सन पोलाक को यहाँ होना चाहिए था और इनको यहाँ, लेकिन एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, धनराज भगत 1922, एम देवियर वाला, पीलू पुचकाने वाला और महेंद्र पांड्या। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये मूर्तिकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना था। नेक्स्ट है मूर्तिकला का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, वराह उदयगिरी गुफा नंबर 5, सदाशिव मूर्ति एलिफेंटा की गुफा नंबर 1 की है, शिव नटराज गुफा नंबर 1 बादामी केव, बादामी अनुग्रह मूर्ति गुफा नंबर 16 एलोरा। अजप्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। अजप्शन में है सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया में केवल सिल्क कपड़े का उपयोग किया जाता है, तो सिल्क स्क्रीन में जो कपड़ा यूज किया जाता है वो सिर्फ सिल्क स्क्रीन का किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया का कोई अन्य सिंथेटिक कपड़ा उपयोग नहीं होता है। सो यहाँ पे दोनों गलत है, अदर्स फैब्रिक भी यूज किए जाते हैं। अजप्शन और रीजन दोनों रॉन्ग थे। अजप्शन है अभिकथन मास्टर टेम्पलेट का उपयोग मूल लिखित भाग तथा आकृति के पुनरुत्पादन की प्रक्रिया मुद्रण कहलाती है। रीजन है क्योंकि पंजीयन चिन्ह भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न तो बिल्कुल नहीं होते हैं, दोनों गलत है। कैलीग्राफी एक सुंदर लिखावट है। हाँ बिल्कुल, कैलीग्राफी एक ब्यूटीफुल राइटिंग है, क्योंकि यह मुक्त रूप से चलाई गई कलम अथवा ब्रश का लिखा गया होता है। बिल्कुल सही बात है। कैलीग्राफी किससे करते हैं? एक ब्यूटीफुल राइटिंग है जो ब्रश से भी कर सकते हैं और पेन से भी कर सकते हैं। सो हियर बोथ आर करेक्ट, एजप्शन और रीजन दोनों सही है। अभिकथन है कला निदेशक तथा
कॉपीराइट एक अच्छी टीम बनाते हैं। सेकंड है रीजन में क्योंकि तर्क, चित्र तथा मूल लिखावट टेक्सचर में एक्स है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन और रीजन दोनों सही है। अभी कथन है रेखा और वॉश दोनों वॉश पेंटिंग में महत्वपूर्ण है। रीजन देख लेते हैं। संपूर्ण दृश्य अथवा बारीकी के चित्रांकन हेतु रेखा का उपयोग नहीं किया जाता। रेखा का उपयोग नहीं किया जाता और तस्वीर को बड़ा बनाने अथवा एकीकृत करने हेतु वॉश का उपयोग नहीं किया जाता। सो हियर अजप्शन एंड रीजन दोनों सही है, ये दोनों गलत है। देखिए रेखा और वॉश दोनों वॉश पेंटिंग का महत्वपूर्ण अभिकथन बिल्कुल सही कहा जा रहा है, लेकिन रीजन गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है संपूर्ण दृश्य अथवा बारीकी का जो चित्रांकन किया जाता है, रेखा रेखा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कॉमन सी बात है कि जब हम कोई वाटर कलर की पेंटिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि रेखा का यूज नहीं करते हैं। तो रीजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अजप्शन सही है। विकथन है अजप्शन अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को बॉडी कलर भी कहते हैं। सिंपल तरीके से अपारदर्शी कलर होता कौन सा है? तो पोस्टर कलर को इंक्लूडेड कर लीजिए। ओपैक कलर को बोलते हैं, ओपैक को बोलते हैं अपारदर्शी रंग। ओपैक ओपैक कलर जब हम कहीं पे लगाते हैं तो थिक फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो उसे बॉडी कलर कहा जा सकता है। सही बात है। शुद्ध वाटर कलर की सतह इसका माध्यम या जोड़ने वाला अभिकर्ता एजेंट गम अरेबिक। यद्यपि अनेक गॉस पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट। एजप्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। अच्छा देखिए एक बात और क्लियर कर देते हैं। जब वाटर कलर की बात हो या फिर वाटर कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सिंप्लिसिटी, ठीक है। और जो ऑयल कलर होता है वो ओपैक होता है। इवन जो एक्रेलिक कलर होता है वो ऑयल कलर एक्रेलिक कलर ग्वास वास कह रही है सॉरी। एक्रेलिक कलर जो होता है उसको ओपैक की स्टडी में भी रखा जा सकता है और ट्रांसपेरेंसी उसे थिक भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। और ओपैक कलर पहचानेंगे कैसे? तो ओपैक कलर की पहचानने की सबसे सिंपल मतलब जो टेक्निक है वो ये है कि जहाँ पे थिक लेयर्स लगाए जाएं, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखे, जिन कलर्स को इस तरह अप्लाई किया जाए उसे बोलते हैं ओपैक। और ओपैक में वाटर कलर बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि वाटर कलर जितना भी आप थिक लगाइए वो ट्रांसपेरेंसी शो करने ही लगती है। अभी कथन है भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। अजप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया। सो हियर बोथ आर करेक्ट। अजप्शन और रीजन दोनों सही है। अभी कथन है प्रतीत होता है कि प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला ने साम्राज्यिक स्थापत्य कला की तुलना में स्थानीय स्थापत्य कलाओं से अधिक विशेषताओं को आत्मसात किया है। रीजन है प्रांतीय सल्तनत की स्थापत्य कला में सही अनुपात, लालित्य और जीवंतता का अभाव है। सो हियर अजप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन रीजन रॉन्ग हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। रामकिंकर बैज की कलाकृति में शैली तथा टेक्निक के अर्थ में आधुनिकवादी दृष्टिकोण तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक मिलती है। सही बात है, बिल्कुल क्लियर है। रीजन देख लेते हैं। रामकिंकर बैच के नौ शैलीकार की पहचान सामग्रियों के उनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने तथा उनकी अपनी उस विशिष्ट व्यक्तिगत शैली से होती है जिसमें पश्चिम के प्रभाव तथा स्थानीय परिवेश में उनके
व्यक्तिगत अनुभव को मणि कचन संयोग संयोग रहता है, संयोग रहता है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, assumption भी सही है और रीजन भी सही है। सोम स्कंद मूर्ति पल्लव मूर्तियों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके से चित्रित की गई है। पल्लव मंदिरों में सुमस्केंदपुर सुमस्कंद जो मूर्तियां हैं वो केवल भगवान शिव के परिवार की ही निपुण नहीं है। निस्संदेह यह पल्लव राजवंश परिवार की लाक्षणिक मूर्ति है जिसमें राज सत्ता की ईश्वरीय सत्ता को प्रस्तुत की गई है। सो हियर बोथ आर करेक्ट, assumption और रीजन दोनों सही है। रोटरी प्रिंटिंग रिचर्ड मार्श, ऑफसेट प्रिंटिंग प्लानोग्राफी में यूज होता है, ग्रेवर इंटेग्लियो में सिल्क स्क्रीन स्क्विजी का यूज करते हैं। ये सारे टूल्स थे। यहाँ पे भी मैच करना है। वुड ब्लॉक 220 चाइना में पहली बार यूज हुआ है। मूवेबल टाइप 1450 एडी का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। कहाँ पे यूज किया गया है? तो ये जर्मन में जॉन गुटनबर्ग ने। प्रिंटिंग प्रेस 1440 और एचिंग 1515 जर्मन में। बानहास वाल्टर ग्रोपियर, बनहास नहीं होगा, बाहाउस होगा। बा बाहाउस वाल्टर ग्रोपियर ने स्टार्ट किया विमन नगर जर्मन में। 1919 टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। एक ही घर में मूर्तिकला मतलब सारे आर्ट की एजुकेशन दी जाती थी। सॉफ्टवेयर बिल गेट्स, प्रिंटिंग जॉन गुटनबर्ग, कॉपीराइटिंग डेविड ओगिलवी। फादर ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है डेविड ओगिलवी को। जिंगल रेडियो एडवर्टाइजमेंट है। क्यूस्क आउटडोर एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल टीवी एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर न्यूज़लेटर्स इंडोर एडवर्टाइजिंग। एज इट इज ये वाला पूछा गया है। वैसे सारे पूछे गए, ये वाला क्वेश्चंस के तौर पे पूछा गया था कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, तो टीवी एडवर्टाइजमेंट 2015 में ही पूछा गया है। आर्टिस्ट बताना है। देखिए निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली से बिलोंग करते हैं। इनकी बनी ठनी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है डोंडिया बूंदी शैली से बिलोंग करते हैं। साहिब राम जयपुर और निसारदीन मेवाड़ शैली। कलर्स को पहचानना है। देखिए गहरे नीले रंग की जो श्रेणी होती है वो लैपिस ल्यूजी। बर्फ के समान सफेद शीशे के मूल कार्बोनेट, सफेद शीशा, लाल हिंगोल सिन्नबार, पीला हरिताल आरपीमेंट। बोधिसत्व पद्मपानी केव नंबर 1 अजंता के। विदुर पंडित जातक केव नंबर 2। बेसांतर जातक 17 है अजंता के केव नंबर, और चैत्य हॉल केव नंबर 19 को बोलते हैं। अजंता के फेमस पेंटिंग और स्कल्पचर म्यूरल हैं। नेक्स्ट है पार्वती मंदिर नशना कुठारा, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु और वराह मंदिर एरण। पैब्लो पिकासो ग्लास ऑफ एब्सेंथ। हेनरी मूर फॉलिंग वॉरियर, फॉलिंग फिगर बोल दी मैं। देखिए फॉलिंग फिगर तैयब मेहता की फेमस है, ठीक है। इनकी है फॉलिंग वॉरियर। बारबरा मैपवर्थ वेब, मारिनो मॉरिनी हॉर्स राइडर। राम किंकर बैज सीमेंट में काम करते थे। इन्होंने स्टार्टिंग टाइम में क्ले में भी वर्क किया है। ललिता कट कुट्टी बालबीर सिंह कट की वाइफ हैं ललिता कट। शांखु चौधरी संगमरमर में काम करते थे और सुबोध गुप्ता यूटेंसिल में, ठीक है। इस्ताब इस्ताब दिया गया है, दैट मीन्स यूटेंसिल में काम करते थे।
यूटेंसिल के लिए फेमस है सुबोध गुप्ता। सो फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।